मैं विजय कुमार गौतम, प्रवक्ता जीव विज्ञान, श्री कृष्ण इंटर कॉलेज बदायूं। आज हम फर्स्ट ईयर के बच्चों में के लिए जीव विज्ञान विषय में जो पहला चैप्टर है जीव जगत, उसका अध्ययन करेंगे। तो आइए मेरे साथ इस चैप्टर की विषय वस्तु को समझने का प्रयास करते हैं। जीव विज्ञान शब्द की जो उत्पत्ति है, जीव विज्ञान शब्द लैटिन भाषा का शब्द है जिसे बायोलॉजी कहते हैं, और ये शब्द लैमार्क तथा ट्रेविनेरस ने दिया था। बायोलॉजी शब्द का अगर हम शब्द विस्तार करें तो बायो का मतलब होता है लाइफ और लोगस का मतलब होता है स्टडी, अर्थात जीव विज्ञान या कहें कि बायोलॉजी जीवन का अध्ययन है। इसीलिए बायोलॉजी को लाइफ साइंस भी कहा जाता है। बायोलॉजी के अंतर्गत हम जंतुओं तथा पौधों का अध्ययन करते हैं। अध्ययन की सुविधा के लिए जीव विज्ञान को पुनः दो शाखाओं में विभाजित किया गया है, जिन्हें क्रमशः जूलॉजी तथा बॉटनी कहते हैं। जूलॉजी को हम हिंदी में जंतु विज्ञान कहते हैं, जबकि बॉटनी को वनस्पति विज्ञान कहते हैं। जूलॉजी के अंतर्गत जंतुओं का अध्ययन करते हैं। वनस्पति विज्ञान के अंतर्गत सभी पौधों का अध्ययन किया जाता है, फिर चाहे वो निम्न वर्ग के पौधे जीवाणु हों या उससे उच्च वर्ग के जीवाणु, शैवाल, ब्रायोफाइटा पौधे, टेरिडोफाइटा पौधे, जिम्नोस्पर्म पौधे, एंजियोस्पर्म पौधे, इन सभी पौधों का अध्ययन हम बॉटनी के अंतर्गत करते हैं। अब बात करते हैं कि जीव क्या है, अर्थात जीवन क्या है। तो अगर साधारण शब्दों में हम कह सकते हैं कि वह वस्तु जो जीवन के लक्षण प्रदर्शित करती है उसे जीव कहते हैं। यदि किसी वस्तु में जीवन के लक्षण प्रदर्शित हो रहे हैं, उसमें कुछ ऐसे लक्षण प्रदर्शित हो रहे हैं जो कि जीवन का संकेत हैं, तो अब हम उस वस्तु को जीव कहते हैं। किसी भी जीव के प्रमुख लक्षण निम्न होते हैं, जैसे कोशिकीय संगठन, भोजन ग्रहण, श्वसन, वृद्धि, जनन, उपापचय, जैव रसायनी, संवेदनशीलता, प्रतिक्रिया, गमन आदि। यदि इन लक्षणों में से एक या दो लक्षण को छोड़कर बाकी अधिकांशतः लक्षण यदि कोई जीव प्रदर्शित करता है तो हम ये कहते हैं कि उसमें जीवन है। अब बात करते हैं हम कोशिकीय संगठन की। सजीवों के लिए या कहें जीवों के लिए ये पहली शर्त होती है, हम तभी किसी को जीव कह सकते हैं यदि उसका शरीर कोशिका का बना हो। सभी जीवों का शरीर कोशिका से मिलकर बना होता है। जिन जीवों का शरीर एक कोशिका का बना होता है उन्हें एक कोशिकीय जीव कहते हैं, जैसे अमीबा, पैरामीशियम,
युगलीना आदि। इसके अतिरिक्त जिन जीवों का शरीर एक से अधिक कोशिकाओं का बना होता है उन्हें वह कोशिकीय जीव कहते हैं। अनेक कोशिकाएं मिलकर ऊतक बनाती हैं। हम ये कह सकते हैं कि रचना एवं उत्पत्ति में समान कोशिकाओं के समूह को ऊतक कहते हैं। तो इस प्रकार अनेक कोशिकाएं मिलकर ऊतक बनाती हैं तथा अनेक ऊतक मिलकर ऊतक तंत्र बनाते हैं। ऊतक तंत्र मिलकर अंगों का निर्माण करते हैं तथा कई अंग मिलकर अंग तंत्र बनाते हैं। हमारे शरीर में विभिन्न अंग तंत्र पाए जाते हैं। जैसे हम पाचन तंत्र की बात करें तो पाचन तंत्र के अंतर्गत कई अंग होते हैं। मुंह, जीभ, दांत, ग्रासनली, आमाशय, छोटी आंत, बड़ी आंत, मलाशय, मलद्वार, ये सभी मिलकर पाचन तंत्र बनाते हैं। इस प्रकार एक तंत्र में, एक अंग तंत्र में कई अंग होते हैं और शरीर में पाए जाने वाले विभिन्न अंग तंत्र मिलकर के एक शरीर का निर्माण करते हैं। जीवों के शरीर में पाचन तंत्र, श्वसन तंत्र, उत्सर्जी तंत्र, कंकाल तंत्र, परिसंचरण तंत्र तथा तंत्रिका तंत्र आदि तंत्र पाए जाते हैं जो सभी एक इकाई की भांति समेकित होकर कार्य करते हैं और शरीर का निर्माण करते हैं। इस प्रकार हम शरीर संगठन को सरलता से जटिलता की ओर देखें तो कोशिका, कोशिका से ऊतक, ऊतक से ऊतक तंत्र, ऊतक तंत्र से अंग, अंग तंत्र से शरीर का निर्माण होता है। तो कोशिका शरीर संगठन की सबसे छोटी और सरलतम इकाई होती है। भोजन ग्रहण। सभी जीवों का, जितने भी जीव हैं, उन्हें भोजन की आवश्यकता होती है। भोजन में जो भोज्य पदार्थ होते हैं उनके ऑक्सीकरण से ऊर्जा प्राप्त होती है और उस ऊर्जा का उपयोग जंतु अपने शरीर में वृद्धि करने, अपने शरीर के विभिन्न कार्यों का निष्पादन करने में करते हैं। इस प्रकार हमें शरीर की वृद्धि करने के लिए और अपने कार्यों को करने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है जो कि भोजन से प्राप्त होती है। भोजन ग्रहण के आधार पर सभी जीव दो प्रकार के होते हैं जिन्हें हम क्रमशः स्वपोषी तथा परपोषी कह सकते हैं। स्वपोषी जीव वे जीव होते हैं जो कि अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, अर्थात यह अपने भोजन के लिए किसी दूसरे पर निर्भर नहीं होते हैं। हरे पौधों को हम स्वपोषी कह सकते हैं। हरे पौधों में प्रकाश संश्लेषण क्रिया होती है और प्रकाश संश्लेषण क्रिया के फलस्वरूप इनके हरे भागों में ग्लूकोज का निर्माण होता है जो कि इनका भोजन होता है। तो इस प्रकार ये पौधे सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में प्रकाश संश्लेषण क्रिया द्वारा अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, अतः हरे पौधों को स्वपोषी कहते हैं। इसके अतिरिक्त सभी जंतु प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से अपने भोजन के लिए पौधों पर निर्भर होते हैं। पौधों के फल, फूल, बीज, पत्तियां अथवा मृत शरीर के द्वारा ऊर्जा प्राप्त करते हैं। इसीलिए जंतुओं को परपोषी कहा जाता है। अगला लक्षण होता है श्वसन। श्वसन सजीवों का मुख्य अभिलक्षण होता है।
श्वसन को सामान्यतः हम सांस लेना भी कह देते हैं। सांस लेना एक भौतिक क्रिया होती है जिसमें हम वायुमंडल से ऑक्सीजन को, या कहें कि वायुमंडल से ऑक्सीजन युक्त वायु को फेफड़ों तक ले जाते हैं। उसके पश्चात फेफड़ों से रुधिर में, फेफड़ों से यह ऑक्सीजन युक्त वायु रुधिर में जाती है और रुधिर से होकर शरीर की प्रत्येक कोशिका तक पहुंचती है, जहां पर कोशिकाओं में, माइटोकॉन्ड्रिया में, कोशिका में उपस्थित माइटोकॉन्ड्रिया में ग्लूकोज का ऑक्सीकरण होता है, अर्थात कोशिका में उपस्थित ग्लूकोज माइटोकॉन्ड्रिया में विघटित होता है और उससे एटीपी के रूप में ऊर्जा उत्पन्न होती है। एक अणु ग्लूकोज के जारण से, विघटन से 38 एटीपी ऊर्जा प्राप्त होती है, जिसे हम 673 किलो कैलोरी ऊर्जा कह सकते हैं कि 673 किलो कैलोरी ऊर्जा इससे मिलती है। इस प्रकार सरल शब्दों में कहें तो श्वसन ऊर्जा, जीवों में ऊर्जा उत्पादन की एक प्रक्रिया है, जिस प्रक्रिया के द्वारा ऊर्जा उत्पन्न होती है और उस ऊर्जा के द्वारा शरीर के विभिन्न अंग कार्य करते हैं और शरीर से बाहर भी वो कार्यों का संपादन करता है। पौधों में भी श्वसन क्रिया होती है। पौधों की पत्तियों में छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं, जिन्हें हम पर्णरंध्र अथवा स्टोमेटा कहते हैं। इन्हीं स्टोमेटा के द्वारा पौधे वायुमंडल से ऑक्सीजन युक्त वायु को पत्तियों के अंदर लेते हैं और पत्तियों से होकर कार्बन डाइऑक्साइड युक्त वायु को वातावरण में विसरण क्रिया द्वारा बाहर छोड़ते हैं। तो इस प्रकार श्वसन सभी सजीवों का महत्वपूर्ण लक्षण होता है। इसके पश्चात अगला महत्वपूर्ण लक्षण होता है सभी जीवों का वृद्धि। वृद्धि जीवों का मुख्य अभिलक्षण है। वृद्धि के फलस्वरूप जीवों के परिमाप एवं भार में वृद्धि होती है। सजीवों में वृद्धि कोशिका विभाजन के द्वारा होती है, अर्थात बहुकोशिकीय जीवों में उनकी कोशिकाएं निरंतर विभाजित होती रहती हैं और उस कोशिका विभाजन के फलस्वरूप जीवों के शरीर में वृद्धि होती है। यदि मानव तथा अन्य जंतुओं को में वृद्धि को हम देखें तो जंतुओं में वृद्धि प्रारंभिक अवस्था में तेजी से होती है। एक समय होने के पश्चात यह वृद्धि धीरे धीरे रुक जाती है। जिस समय यह वृद्धि धीमी हो जाती है, इस अवस्था को हम प्रौढ़ कहते हैं और उसके पश्चात जब वृद्धि पूर्णतया रुक जाती है, उसी अवस्था को जीर्णता अथवा बुढ़ापा कहते हैं। लेकिन यदि पौधों में देखा जाए तो पौधों में वृद्धि जीवन पर्यंत अर्थात निरंतर होती रहती है। उनमें जीवन पर्यंत शाखाएं निकलती रहती हैं। तो यहाँ पर जंतुओं और पौधों की वृद्धि में यह मूलभूत अंतर होता है। किसी भी एक लक्षण के आधार पर किसी भी वस्तु को हम जीव अथवा सजीव नहीं कह सकते हैं।
उदाहरण, यदि कि ये कहा जाए कि मिट्टी का टीला जो होता है या बालू का टीला, लगातार उस पर बालू पड़ते रहने के कारण, आंधी आदि के कारण उसके आकार में वृद्धि हो जाती है, तो क्या इस आधार पर हम उसे सजीव कह सकते हैं? नहीं, क्योंकि हमने पहले ही कहा कि किसी एक लक्षण के आधार पर उसमें नहीं, उसमें अन्य लक्षण भी नहीं है। साथ ही यह जो मिट्टी के टीले में वृद्धि हो रही है, यह बाहरी वृद्धि है, बाहरी तरीके से हो रही है। इस आधार पर हम उसे सजीव नहीं मान सकते हैं। बात करते हैं जनन की। जनन सभी जीवों का महत्वपूर्ण लक्षण है। जनन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा सभी जीव अपने जैसे छोटे जीव उत्पन्न करते हैं। जनन की प्रक्रिया वंश वृद्धि में सहायक होती है, अर्थात इसी प्रक्रिया द्वारा जीवों की पीढ़ियां चलती रहती हैं। जीवों में जनन मुख्यतया 3 प्रकार का होता है। लैंगिक जनन दूसरा प्रकार होता है जिसे हम अलैंगिक जनन कहते हैं, तथा तीसरा प्रकार होता है कायिक जनन। लैंगिक जनन की प्रक्रिया में 2 विपरीत लिंग के जीव भाग लेते हैं, जिन्हें हम नर एवं मादा कहते हैं। यदि यह नर और मादा जननांग अलग अलग जंतुओं में स्थित होते हैं, एक ही जाति के जीवों के अलग अलग जंतुओं में स्थित होते हैं, तो ऐसे जंतुओं को हम एक लिंगी जंतु कहते हैं। उदाहरण, मनुष्य, नर जननांग अलग होते हैं जंतु में, मादा जननांग अलग होते हैं। परंतु यदि किसी जीव में नर जननांग तथा मादा जननांग दोनों एक ही शरीर में पाए जाएं, तब ऐसे जंतु को द्विलिंगी अथवा उभयलिंगी कहते हैं। उदाहरण, केंचुआ। यदि हम अलैंगिक जनन की बात करें, अलैंगिक जनन मुख्यतया निम्न वर्ग के पौधों तथा जीवों में होता है। इस विधि में पौधों की पत्तियों, शाखाओं अथवा अन्य भागों में कुछ विशेष गोल संरचनाएं बनती हैं, जिन्हें हम बीजाणु कहते हैं, और यही बीजाणु अंकुरित होकर नए जीवों को जन्म देते हैं। बात करते हैं तीसरे प्रकार की जनन की, जिसे हम कायिक जनन कहते हैं। कायिक जनन, जैसा कि इसमें शब्द से ही जुड़ा है काया अर्थात शरीर, जीवों की या पौधों की वह क्षमता जिसमें वे शरीर के किसी भाग से, शरीर का कोई भाग बिना संरचना परिवर्तन के ही नए जीव को उत्पन्न करने की क्षमता रखता है, तो इस प्रकार के जनन को कायिक जनन कहते हैं। उदाहरण, अजूबा,
या पत्थर चटा जिसे कहते हैं, पत्थर चटा की पत्तियों के किनारों से अगर इस पत्ती को नम भूमि के संपर्क में आ जाए, तोड़ के अगर नम भूमि पर रख दें, तो उस पत्ती के किनारों से छोटी छोटी कलिकाएं निकल आती हैं और ये कलिकाएं निकलती हैं और इन कलिकाओं से नीचे से जड़ें निकलती हैं और ये जड़ें मिट्टी से जुड़ जाती हैं और नए पौधों को जन्म देती हैं। ठीक इसी प्रकार से गन्ने की पर्व संधि होती हैं, जैसे सामान्य में भाषा में गांठें कहते हैं। उन गांठों से छोटी छोटी कलिकाएं होती हैं, कलिकाएं निकली होती हैं जिन्हें आँखें कहते हैं। तो गन्ने के एक तने को अगर काट करके जमीन में गाड़ देते हैं तो कुछ समय के पश्चात उस तने से गन्ने का नया पौधा विकसित हो जाता है। तो जनन की इस प्रक्रिया को कायिक जनन कहते हैं। जीवों में जनन अनेक प्रकार की संरचनाओं के द्वारा विकसित होता है। जैसे कवक में अधिकांशतः कवक बीजाणुओं द्वारा जनन करते हैं। ईस्ट तथा हाइड्रा में मुकुलन द्वारा जनन होता है। प्लेनेरिया में पुनरुद्भवन के द्वारा जनन की क्षमता होती है। आपने देखा होगा कि यदि छिपकली की पूंछ टूट जाए या किसी चीज से दब जाए और पूंछ टूट जाए, तो कुछ दिनों के पश्चात उससे के टूटे हुए भाग से पुनः नई पूंछ विकसित हो जाती है। तो जीवों की यह क्षमता, जिसमें शरीर का कोई कटा हुआ अंग पुनः नए जीव को विकसित कर सकता है या नए अंग को विकसित कर सकता है, इस क्षमता को पुनरुद्भवन कहते हैं। अनेक तंतुमय कवक, तंतुमय शैवाल में जनन विखंडन द्वारा होता है। धागे जैसे अगर कवक हैं, धागे नुमा तालाब में जैसे पाए जाते हैं, या धागे नुमा शैवाल कवक हैं या शैवाल हैं, तो अगर वो टूट जाते हैं तो टूटा हुआ हिस्सा फिर से नए कवक या शैवाल को जन्म दे देता है। तो जनन की इस विधि को विखंडन कहते हैं। बात करते हैं उपापचय की। इसे इंग्लिश में मेटाबॉलिज्म भी कहते हैं। सजीवों के शरीर में होने वाली सभी जैव रासायनिक क्रियाओं को संयुक्त रूप से उपापचय कहते हैं। ये सजीव के वृद्धि एवं विकास, प्रजनन तथा अनुकूलन के लिए अत्यंत आवश्यक हैं। इसके अंतर्गत दो प्रकार की क्रियाएं होती हैं, उपचय तथा अपचय। उपचय क्रियाओं में किसी पदार्थ का संश्लेषण होता है, जबकि अपचय क्रियाओं में विघटन होता है। बड़े अणु छोटे अणुओं में विखंडित होते हैं। यदि सामान्य भाषा में उपापचय को समझा जाए तो हम कह सकते हैं किसी भी जंतु के शरीर के अंदर प्रतिपल हजारों रासायनिक क्रियाएं होती रहती हैं।
इन रासायनिक क्रियाओं में किसी पदार्थ का संश्लेषण हो रहा होता है अथवा किसी प्रकार पदार्थ का विघटन हो रहा होता है। जिन क्रियाओं में किसी पदार्थ का संश्लेषण हो रहा होता है उन क्रियाओं को उपचय कहते हैं तथा जिन क्रियाओं में किसी पदार्थ का विघटन हो रहा होता है उन क्रियाओं को अपचय कहते हैं। उदाहरण, पौधों में प्रकाश संश्लेषण क्रिया होती है। प्रकाश संश्लेषण क्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल मिलकर सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में ग्लूकोज का निर्माण करते हैं। इस प्रकार CO2 तथा H2O से मिलकर C6H12O6 अर्थात ग्लूकोज के संश्लेषण की इस प्रक्रिया को उपचय कहते हैं। ठीक उसी समय पौधे में श्वसन क्रिया भी चल रही होती है और उसकी कोशिकाओं में ग्लूकोज अणुओं का विघटन हो रहा होता है। ग्लूकोज सरलतम कार्बोहाइड्रेट होता है, तो इस कार्बोहाइड्रेट अणुओं का विघटन होता है। श्वसन क्रिया में ग्लूकोज के विघटन के फलस्वरूप पुनः कार्बोहाइड्रेट, जल तथा ऊर्जा का उत्पादन होता है। तो इस प्रकार प्रतिपल जीवों के शरीर में संश्लेषण की क्रियाएं तथा विघटन की क्रियाएं चल रही होती हैं। इन्हीं संश्लेषण क्रिया को उपचय, विघटन की क्रिया को अपचय कहते हैं और इन दोनों प्रक्रियाओं को मिलाकर उपापचय कहते हैं। जीवों का अगला महत्वपूर्ण लक्षण होता है जैव रसायन, अर्थात सभी जीवों में कुछ रासायनिक पदार्थ पाए जाते हैं। ये पदार्थ जीवों के निर्माण तथा उनके शरीर में होने वाली विभिन्न क्रियाओं के लिए आवश्यक होते हैं। जीवों के शरीर में प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, एंजाइम्स, हार्मोन्स, DNA, RNA आदि पदार्थ पाए जाते हैं। इसके अतिरिक्त विभिन्न प्रकार के खनिज लवण, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सोडियम, फास्फेट आदि पाए जाते हैं जो कि जीव संरचना के लिए आवश्यक होते हैं। इस प्रकार जीवों में इन रसायनों का पाया जाना जीवों का एक महत्वपूर्ण लक्षण होता है। जीवों का अगला लक्षण है संवेदनशीलता। संवेदनशीलता जीवों की वह क्षमता है जिसके द्वारा जीव अपने वातावरण से संवेदना ग्रहण करता है, अर्थात वातावरण से प्राप्त होने वाले वे प्रभाव जिन्हें जीव महसूस करता है।
उच्च वर्ग के जीवों में नाक, कान, आँख, जीभ, त्वचा आदि संवेदना ग्राही अंग होते हैं। अर्थात ये वो अंग हैं जिनके द्वारा जीव संवेदना ग्रहण करता है। नाक से हम सुगंध या दुर्गंध जो कि वातावरण में है उसे महसूस कर सकते हैं। कान के द्वारा वातावरण में उत्पन्न ध्वनियों को महसूस कर सकते हैं। आँखों से वातावरण में जो भी रंगों के द्वारा आकृति बन रही है उसको महसूस कर सकते हैं। जीभ के द्वारा विभिन्न प्रकार के स्वाद को महसूस कर सकते हैं और त्वचा के द्वारा स्पर्श को महसूस किया जा सकता है। इस प्रकार संवेदनशीलता के कारण ही हम धूप, तापमान, स्पर्श, अधिक ठंड आदि को महसूस करते हैं। छुई मुई के पौधे को छूने पर उसकी पत्तियां मुरझा जाती हैं। यह भी संवेदनशीलता का ही एक उदाहरण है। अगला लक्षण है प्रतिक्रिया। जीव वातावरण से संवेदना ग्रहण करने के पश्चात जो क्रिया करता है उसे प्रतिक्रिया करते हैं, प्रतिक्रिया कहते हैं। यदि बहुत धूप पड़ती है तो हम उस धूप से बचने का प्रयास करते हैं। यह हमारा प्रतिक्रिया के फलस्वरूप होता है। ठीक इसके प्रकार हम समझ सकते हैं, जब हमारा हाथ गर्म तवे से या किसी वस्तु से छू जाता है तो जैसे ही संवेदना के रूप में हमें ताप की संवेदना प्राप्त होती है तो उस संवेदना के फलस्वरूप हम प्रतिक्रिया करते हैं और अपने हाथ या पैर को तुरंत दूसरी दिशा में खींच लेते हैं जिससे संवेदना के प्रभाव को नष्ट किया जा सके। इसी क्रिया को प्रतिक्रिया कहते हैं। जीवों का अगला महत्वपूर्ण लक्षण होता है गमन। गमन को इंग्लिश में मूवमेंट कहते हैं। सामान्य भाषा में कहें तो स्थान परिवर्तन। प्रकृति में प्रत्येक जीव को अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए स्थान परिवर्तन करना पड़ता है। आप छात्र हैं, यदि आपको शिक्षा चाहिए तो शिक्षा ग्रहण करने के लिए आपको घर से विद्यालय तक आना होता है। ठीक इसी प्रकार जीव अपने भोजन को प्राप्त करने के लिए, अपने आश्रय को प्राप्त करने के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाते हैं और इस स्थान परिवर्तन की प्रक्रिया को गमन कहते हैं। पौधे अधिकतम प्रकाश प्राप्त करने के लिए पौधों की शाखाएं उस दिशा में वृद्धि करती हैं जिधर से प्रकाश आ रहा होता है। ठीक इसके विपरीत जड़ें अधिकतम जल प्राप्त करने के लिए नीचे की ओर वृद्धि करती हैं जिससे वह अधिक से अधिक जल प्राप्त कर सकें। आपने सूरजमुखी का पुष्प देखा होगा। सूरजमुखी के पुष्प की दिशा सूर्य की दिशा के साथ साथ बदलती रहती है। यह भी गमन का एक उदाहरण है जो कि अधिकतम प्रकाश प्राप्त करने के लिए होता है।
इस टॉपिक का अध्ययन करें और अध्ययन करने के पश्चात जो ये बिंदु दिए हैं पीडीएफ के रूप में, इन बिंदुओं को अपनी अभ्यास पुस्तिका में नोट करें।